गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th का विषय रसायन तत्वों का आवर्त एवं वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इसकी पहले अपन सबसे पहले मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाल देते हैं कि आज तो पहले हम सबसे पहले इस पाठ की सामान्य जानकारी के बारे में जानेंगे, फिर हम डॉवेल-आयरन का त्रिक नियम पढ़ेंगे, फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ेंगे, फिर मेंडलीव का आवर्त नियम पढ़ेंगे, फिर हम आधुनिक आवर्त नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य जानकारी की बात करते हैं कुछ कि तत्वों का जो आवर्तों में वर्गीकरण हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, वो क्यों किया गया। तो हम पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारे जो तत्व हैं अभी आवर्त सारणी में कुल मिला के 118 तत्व हैं, वो जो खोजे जा रहे हैं वो आगे ही सारणी में व्यवस्थित कर दिए जाएंगे और कुछ तत्व हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों में हमारे लिए 94 तत्व यानी कि 94 तत्व हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इनके अलावा जो और तत्व हैं वो कृत्रिम रूप से प्रयोगशालाओं में बनाए गए। तो अभी तक हमें केवल 118 तत्व ही ज्ञात हैं। इन तत्वों को आवर्त में व्यवस्थित किया, समूह में व्यवस्थित किया, क्यों किया, इस थोड़ी सी जानकारी। जैसे हम एक दुकान पे जाएं और दुकान वाले से बोल दें कि हमें साबुन चाहिए, तो वो हमारे लिए साबुन उठा के देगा। तो साबुन उसकी दुकान में एक जगह व्यवस्थित तरीके से रखे होंगे। उसे पता है कि साबुनों का सेट इस तरफ लगा है, नहाने के साबुन इस तरफ मिलेंगे, कपड़े धोने के साबुन दूसरी तरफ मिलेंगे। हम कोई नमकीन लें तो उसे पता है हमारा नमकीन कहाँ रखा है। हम शक्कर लें, कुछ भी लें, चावल वगैरह, तो वो भी उसके व्यवस्थित है। वो एक ऐसी दुकान पर जाने का प्रयास करें जहाँ पे सब बिखरा पड़ा हुआ है और हम उससे बोलें कि हमें साबुन चाहिए, तो वो साबुन उठाएगा तो ढूंढेगा कि कहाँ रखा है। तो ढूंढते ढूंढते उसे समय लग जाएगा, वो इंसान इतनी देर तक दुकान पे खड़ा नहीं रहेगा। तो अब हमें किस दुकान पे जाना या हमें अपनी पसंद की चीज़ें लेना है तो उसको देखने में, कोई एक बिखरी हुई दुकान में देखने में कितना अंतर पड़ेगा। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए हम कुछ ऐसे ही तत्वों के लिए व्यवस्थित किया गया कि हमें तत्वों का सही से अध्ययन हो जाए। तो सबसे पहले जो ज्ञात तत्व थे, इन ज्ञात तत्वों को धातु और अधातु दो वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। जैसे जैसे उनके गुणधर्मों के बारे में तत्वों के हमें जानकारी प्राप्त होती गई या ज्ञान बढ़ा गया, वैसे वैसे हम इनको वर्गीकृत करने का प्रयास भी धीरे धीरे बढ़ता गया। तो इनमें बहुत से वैज्ञानिकों का योगदान रहा, लेकिन इनमें जो प्रमुख ही योगदान था वो एक न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम जर्मन भाषा में यानी कि उनका पूरा नाम था वुल्फगांग डॉवेलाइनर। एक वैज्ञानिक थे, एक थे न्यूलैंड, जिनका नाम था J.W. डॉवेलाइनर। और फिर इसके बाद थे मेंडलीव, इनका नाम था डमनी इवानोविच मेंडलीव। इन वैज्ञानिकों में एक और थे लॉथर वैज्ञानिक। इन वैज्ञानिकों का कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हम सबसे पहले इनके जानकारी के बाद अपन आ जाते हैं डॉवेल-आयरन के त्रिक नियम में। तो इन्होंने सबसे पहले जो तत्वों का सबसे पहले परमाणु भार के आधार पर एक सारणी बनाई थी। परमाणु भार के आधार पर तत्वों को रखा गया था, यानी कि जितने भी जो शुरुआत में नियम दिए गए थे वो तत्वों के परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास के आधार पर ही बनाया गया। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि परमाणु भार जो आपकी जो आवर्त सारणी दी होगी, इसमें जो सबसे ऊपर लिखा होगा वो एटॉमिक नंबर होगा बगल साइड में, और उसके जस्ट नीचे जो लिखा होगा ऊपर, उसके जस्ट बीच में सबसे ऊपर वहाँ पे परमाणु भार होगा। तो जितने भी तत्व थे, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा था। तो इनका जो मेंडलीव का जो आवर्त नियम था, सबसे पहले जो सारणी मेंडलीव ने बनाई थी, ये थी कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब आवर्त बदलेगा तो परमाणु भार भी बदल जाएगा। तो इस आधार पर सबसे पहले डॉवेल-आयरन नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किया। इस नियम के अनुसार ये नियम क्या था कि तत्वों के, शॉर्ट में बोलेंगे कि तत्वों को इन्होंने त्रिकों के रूप में बांटा। जितने भी तत्व थे, जैसे आपने सबसे पहले सारणी में देखेंगे तो लिथियम, हाइड्रोजन जस्ट ऊपर, इसके बाद अपन लेते लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रूबियम, सीरियम, फ्रांसियम। इन तत्वों में इन्होंने इन तत्वों को तीन तीन के समूह में बांटा था। प्रत्येक समूह को ये त्रिक कहते थे। क्या कहते थे? त्रिक कहते थे। इन त्रिकों में प्रथम तत्व का परमाणु भार और अंतिम तत्व का जो परमाणु भार होता था वो मध्य के तत्व के परमाणु भार के योग का आधा होता था। मतलब इन दोनों तत्वों के परमाणु भार को जोड़ करके दो का भाग देने पर मध्य के तत्व का परमाणु भार निकाला आता था। अपन बोल सकते हैं कि एक तरह का ये औसत होता है। मतलब क्या होता है? परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है। जैसे हम जानकारी प्राप्त करने के लिए बोल सकते हैं कि जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 7 होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 39 होता है। दोनों का ऐड और 2 का डिवाइड, दोनों का करेंगे 46 अपॉन 2 23। मतलब सोडियम का जो परमाणु भार होगा वो 23 होता था। इसी प्रकार इनका डोमिनाइनर त्रिक नियम था। लेकिन ये त्रिक ज़्यादा उच्च परमाणु भार वाले द्रव्यमानों पर लागू नहीं हुआ करते थे। तो ये कुछ ही समय तक लागू रहा, कुछ ही तत्वों के लिए लागू रहा, इससे ज़्यादा तत्वों के लिए लागू नहीं हो पाया। तो डोमिनाइनर का त्रिक यही है कि इन्होंने तत्वों को तीन तीन के रूप में वर्गीकृत किया। प्रत्येक समूह को ये त्रिक कहते थे। त्रिकों में पहला तत्व तथा अंतिम तत्व का योग मध्य के तत्व के परमाणु भार के योग के बराबर होता था। इसके बाद ये केवल ज़्यादातर देखा गया कि ये सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नियम लागू नहीं कर पाए। मतलब ज़्यादा से उच्च परमाणु भार वाले नियमों पर लागू नहीं होता था। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन न्यूलैंड के अष्टक नियम पे कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम जानने के लिए पहले अपन थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। आप लोगों ने कभी संगीत सुना होगा जिसका नाम सुना होगा कि सा रे गा मा पा धा नी सा। लेकिन इसको जब जर्मन शब्द थे उनको बोलते थे डो रे मी फा सो ला टी। मतलब इनको ऐसे बोला जाता था। लेकिन इसका जो नया स्वरूप है वो सा रे गा मा पा धा नी सा। मतलब प्रथम तत्व आठवें तत्व के साथ समानता दर्शाता है। मतलब पहला वाला जो तत्व है वो आठवें तत्व के साथ समानता दर्शाता है। तो इसी प्रकार इन्होंने तत्वों को एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित किया कि पहला तत्व आठवें तत्व के साथ समानता दर्शाता था। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सबसे पहले हमने बोला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जस्ट बाद अगला तत्व आया लिथियम। लिथियम के जस्ट बाद आता था बेरिलियम। बेरिलियम के जस्ट बाद जो तत्व था वो था बोरॉन। फिर उसके बाद आता था कार्बन। कार्बन के बाद आता था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आता था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आता था फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन था अपन यहाँ उपस्थित करेंगे। शून्य समूह के तत्वों को इसमें नहीं डाला गया, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त जब तैयार हुई थी तब हमारे लिए शून्य समूह की गैसें ज्ञात नहीं थी, तो उसके लिए छोड़ दिया था। तो ये प्रथम तत्व जैसे हाइड्रोजन गैस है तो फ्लोरीन भी गैस होती थी। मतलब ये पहले तत्व के साथ समानता दर्शाता है। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करें सा रे गा मा पा धा नी, तो सा जो आठवां स्वर होगा संगीत का वो पहले स्वर के साथ समानता दर्शाता है। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम है कि पहला तत्व आठवें तत्व के साथ समानता दर्शाता है। इसके बाद अपन आ गए मेंडलीव के आवर्त नियम में। थोड़ा अपन इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था इसकी क्या क्या सीमा थी। तो ये भी केवल कैल्शियम तक लागू होता था। न्यूलैंड की जो कल्पना की थी वो प्रकृति में केवल 56 ही तत्व विद्यमान थे, तब तक ही ये लागू हो पाया। फिर अष्टक सिद्धांत से फिर बाद में मेल नहीं खाता था। सॉरी। नोबल गैसों की खोज के बाद जितने भी थे ये अष्टक सिद्धांत का कोई औचित्य नहीं रह गया। मतलब ये अप्रासंगिक हो गया। इसका मतलब इनके बाद इनका नियम लागू नहीं होता था। तो ये अपना डोमिनाइनर के कुछ नियम की सीमाएं थी। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। तो मेंडलीव अभी बताया कि कौन से थे, डिमित्री इवानोविच मेंडलीव, इन्होंने इसकी खोज की थी।
जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया था, जो सारणी बनाई थी, उस समय केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे, केवल 63 तत्वों को ज्ञात थे। तो इन्होंने जब सारणी तैयार की थी, सारणी में उन्होंने जो तत्वों को व्यवस्थित किया था, उन्होंने भी परमाणु भार के आधार पर ही तत्वों का व्यवस्थित किया था। तो इसके आधार पर इनका नियम था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये इनका नियम था, मेंडलीव का आवर्त नियम। इन आवर्त नियमों में इनके कुल मिला के 8 तो आवर्त थे, और प्रत्येक आवर्त, सिर्फ 8वें आवर्त को छोड़ करके प्रत्येक आवर्त को इन्होंने दो के ए बी यानी कि 2 उपवर्गों में, यानी कि 2 समूह में बांट दिया था। इनका जो प्रथम आवर्त था, कुल मिला के 7 आवर्त थे। जो प्रथम आवर्त था इसमें केवल 2 तत्व थे, दूसरे में 8 थे, तीसरे में 8 थे, फिर 18 थे। तो इनके नियम में 2, 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, ये नियम इनका लागू हो गया था। तो इसके बाद मेंडलीव का आवर्त नियम की पुष्टि हो गई थी। तो इस समय इन्होंने क्या किया था कि हाइड्रोजन वाला जो तत्व था वो पहले के साथ में और 7वें के साथ में भी समानता दर्शाता है, यानी कि पहले समूह के साथ में भी रखा गया था और 7वें समूह के साथ में भी रखा गया था। मतलब कुल मिला के 8 तो समूह थे, 8 समूह थे, वो 7 आवर्त थे। तो इनमें पहले समूह के साथ और 7वें समूह के साथ हाइड्रोजन को रखा था। एक इसकी हाइड्रोजन की विसंगति थी कि हाइड्रोजन के तत्वों को सही से नहीं रख पाया, हाइड्रोजन को रखा कहाँ जाना चाहिए था। फिर इसके बाद इन्होंने तत्वों को कुछ द्रव्यमान के आधार पर विसंगतियाँ उत्पन्न कर दी। द्रव्यमान के आधार पर विसंगतियाँ ये थी कि इन्होंने जब तत्वों को रखा तो ये परमाणु भार के आधार पर रखे गए थे। तो पहले कम परमाणु भार वाला तत्व आना चाहिए था, फिर इसके बाद अधिक परमाणु भार वाला तत्व आना था। लेकिन इनकी कुछ गलती ऐसी हो गई थी कि इन्होंने पहले अधिक परमाणु भार वाले तत्व को रख दिया और बाद में कम परमाणु भार वाले तत्व को रख दिया। तो ये इनकी विसंगतियाँ थी। जैसे अपन देख सकते हैं कि एक आध एग्जाम्पल दे करके कि आपको बता दें कि इन्होंने सबसे पहले जो पोटेशियम था और आर्गन था, इसकी विसंगति कर दी थी। इन्होंने कुछ धातुओं को ऐसी जगह में, तो कुछ जो समूह नंबर 8वां था, उस 8वें समूह में इन्होंने तत्वों को 3-3 के रूप में भी वर्गीकृत कर दिया था, 3-3 के रूप में एक साथ रखा था। ये इनकी कुछ विसंगतियाँ थी, गलतियाँ थी। तो ये मेंडलीव का आवर्त नियम तो वैसे इतना ही है कि इन तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यह मेंडलीव का आवर्त नियम था। इनकी 2-4 विसंगतियाँ थी जो आपको बता दी, जैसे हाइड्रोजन की स्थिति, परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर ये विसंगतियाँ, कुछ समस्थानकों की विसंगतियाँ थी, कुछ मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार की थी तो इनमें कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे डिब्बे में, आप अपनी उसमें बुक्स में देख सकते हैं। तो उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी थी कि यदि अगर कोई तत्व अब खोजा गया तो वो इसी जगह पे आएगा। तो इनकी भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हुई थी, क्योंकि वो जो तत्व खोजा गया उसके जो गुण थे, उस तत्व के जो खाली स्थान छूटा था, उस तत्व के दोनों के गुणों के बीच में ही संबंध रखता था, इसलिए वो वहीं पर रखा गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम आधुनिक आवर्त नियम पे कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो मौज्ले नामक वैज्ञानिक है, मौज्ले वैज्ञानिक, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। मतलब अब इन तत्व जो सारणी जो बनी है, अपन जिस सारणी को आज पढ़ते हैं वो मेंडलीव की आवर्त सारणी नहीं है, वो मौज्ले की आवर्त सारणी है। तो मौज्ले की आवर्त जो सारणी है, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। तो अब इसके आधार पर अपना नियम भी वही है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद अपना ये आज की मुख्य सब बिंदु समाप्त हो, अपनी फेयर वर्क कंप्लीट करते जाएं। और आपको किसी बात की समस्या हो तो आप अपने विद्यालय में आकर के अपने संबंधित टीचर से आकर के समस्या का समाधान कर सकते हैं।